हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था चुंबकीय कण की गति या चुंबकीय आवेश की गति या कण की गति चुंबकीय क्षेत्र में। तो जब हमने पढ़ा था कण की गति जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो हमेशा उस पर जो बल लगेगा वो शून्य होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई कण या आवेश गति करता है तो उस पर सबसे अधिकतम बल लगेगा F इक्वल टू क्यू वी बी, अधिकतम बल लगेगा। तो कल की वो हमारी डेरिवेशन थी, उस डेरिवेशन की हेल्प से ही हम एक और डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 4th चैप्टर की हमारे, कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस मतलब मैं आपको पहले समझा चुका था, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था क्रॉस यहाँ पर बनाया था तब, और यहाँ पर एक डॉट बनाया था, क्रॉस यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत। माना कि ये एक पेपर है, कागज के तल के लंबवत भीतर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये बाहर से अंदर जा रहे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर से अंदर की तरफ है। ये मतलब अंदर से बाहर की तरफ है। डॉट मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। ये मैं आपको पहले समझा चुका था। तो इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आ रहा है? इस डायग्राम से हमको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की तरफ है, भीतर की तरफ, कागज के तल के लंबवत भीतर की तरफ या वृत्त के भीतर की तरफ, यानी बाहर से अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर एक आवेशित कण लिया है हमने, प्लस क्यू आवेश। जो प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और ब्रैकेट में आप नीचे लिख लेना लंबवत गति, की लंबवत गति कर रहा है। लंबवत गति करेगा तो इस पर सबसे अधिकतम बल लगेगा। लंबवत गति किस प्रकार से? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? भीतर की तरफ है, और ये कण बाहर की तरफ गति कर रहा है। बाहर की तरफ यानी भीतर से बाहर आ रहे तो वो लंबवत हुआ ना, ये भीतर का भाग है, यहाँ से बाहर की तरफ दिशा है इसकी, तो ये लंबवत हुआ, परपेंडिकुलर। तो ये लंबवत गति कर रहा है। अब ये जहां पर भी जाएगा लंबवत गति करेगा तो इस पर क्या लगेगा? अधिकतम बल लगेगा। हमने कल पढ़ा था कि यदि कोई आवेशित कण या कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो उस पर अधिकतम बल लगता है, और जब इस पर अधिकतम बल लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो इस वृत्त के अंदर है, वृत्त का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही रखेगा, बाहर जाने नहीं देगा। तो ये कण क्या करेगा? इसको पकड़ के रखने की करेगा, मतलब बाहर जाने नहीं देगा, चुंबकीय क्षेत्र से, वृत्त से बाहर जाने नहीं देगा। तो क्या करेगा? ये कण को चुंबकीय क्षेत्र बल लगाकर, लंबवत है तो लंबवत ही इस वृत्त की परिधि पर घुमाएगा बल के द्वारा। और वो बल कहां से मिलेगा? अभिकेंद्रीय बल द्वारा। अभिकेंद्रीय बल यानी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर घूम रहे किसी आवेश के ऊपर लगाया गया बल। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई कण पर लगाया गया बल अभिकेंद्रीय बल होता है। और अभिकेंद्रीय बल ही हमारा क्या होगा? चुंबकीय बल। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल से ही हमें चुंबकीय बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि कण परिधि पर घूम रहा है और परिधि पर दो बल लगेंगे और दोनों के मान समान ही होंगे, दोनों एक ही बल है, अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसके कारण लग रहा है? क्योंकि ये लंबवत गति कर रहा है, इसके कारण चुंबकीय बल लग रहा है। और अभिकेंद्रीय बल केंद्र के कारण लग रहा है। दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों एक ही बल है, केवल यहाँ पर नाम चेंज हो चुके हैं। ओके, तो ये डायग्राम आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते। अब हम लिखेंगे लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बाद हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? आवेशित कण की आवृत्ति, आवेशित कण का आवर्तकाल, कितने समय में वो एक चक्कर पूरा करेगा, ये सब। हाँ, तो अब हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज। तो वही जो हमने किया है, जो डायग्राम बताते वक्त हमने किया है, वही हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। तो क्रॉस अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, ये हमने लिए, जो हमने लैंग्वेज में लिख दिया। ओके, माना प्लस क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कण जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा डायग्राम था, इसमें कण क्या करता है?
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यहां पर आता है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है, वेग लेकर यहां पर प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगता है, और लंबवत आया है तो उस पर सबसे अधिक बल लगेगा, और अधिक बल लगने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसको बाहर जाने देगा नहीं और उस वृत्ताकार पथ पर गति कराएगा। तो इसके लिए हमने एक नोट लिखा है लैंग्वेज में, ताकि आप बाद में भी डेरिवेशन पढ़ो तो आपको सब समझ में आए कि हमने किया क्या डेरिवेशन में, कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति के कारण आवेश पर अधिकतम बल, ये तो आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति हो रही है तो उस पर अधिकतम बल लगेगा, और क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी, जो कि हम कल की डेरिवेशन में प्रूव कर चुके हैं। क्यू वी बी कार्यरत होगा जिससे कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा, और कार्यरत अधिकतम बल कार्यरत होगा तो इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र के वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। क्यों करेगा? रीजन, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उस कण पर अधिकतम बल लगा रहा है तो उस कण को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाने देगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, इस वृत्त की परिधि पर इस कण को वृत्ताकार मार्ग पर गति करवाता रहेगा कंटिन्यूसली। ओके, तो ये हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लैंग्वेज के तीनों पॉइंट लिख दो। हाँ, तो अब हम हमारे लैंग्वेज के लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। इस पॉइंट से ही हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होगी कि आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति चुंबकीय बल से होती है। यानी ये हमारा, ये पॉइंट तो मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र बिंदु है, और वृत्त के केंद्र बिंदु, ये वृत्त की परिधि पर अगर कोई आवेश गति करता है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश गति कर रहा है, प्लस क्यू आवेश वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है, तो इस पर जो बल लगेगा, इस मतलब अभिकेंद्रीय बल, इसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जिस बल से ये गति करता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये अभिकेंद्रीय बल मिलेगा कहां से? ये अभिकेंद्रीय बल मिलेगा चुंबकीय बल से। क्यों चुंबकीय बल से क्यों मिलेगा? क्योंकि लंबवत गति कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पर बल आरोपित होगा, और वही बल क्या होगा? केंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। तो अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति, इस आवेश को वृत्त की परिधि पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की प्राप्ति किससे होगी? चुंबकीय बल से होगी, क्योंकि लंबवत गति कर रहा है और वृत्त की परिधि पर कर रहा है, इसलिए अभिकेंद्रीय बल भी लग रहा है। अभिकेंद्रीय बल को कहां से मिलेगा? इसको मिलेगा चुंबकीय बल से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल का मान और चुंबकीय बल का मान होगा बराबर। तो यहां से हम लिखेंगे, क्योंकि जो अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है कण को, वो किससे मिल रहा है? चुंबकीय बल से ही मिल रहा है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल, क्योंकि दोनों बल बराबर है, दोनों बल बराबर है। तो अभिकेंद्रीय बल हमारा क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है हमारा mv² अपॉन r, और जो चुंबकीय बल होता है वो तो आप सब जानते हैं, अधिकतम चुंबकीय बल लगेगा लंबवत, तो क्या होगा? क्यू वी और बी। ओके, तो ये है हमारा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी ये द्रव्यमान कण का वेग का स्क्वायर अपॉन वृत्त की त्रिज्या। ओके, ये है हमारे अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। अब यहां पर वेग और ये एक वेग, v से v कैंसिल, एक बचा v, तो अब हम यहां से करेंगे, हमें चाहिए v की वैल्यू, तो यहां से हम v की वैल्यू निकालेंगे, v इक्वल्स टू क्यू बी, एक v से एक v कैंसिल, यहां पर एक v अभी भी बचा है, इस r को मैं इधर भेज रहा हूं इनके पास नीचे से, यहां पर आ गया r आ गया, यहां से m इसके नीचे चला जाएगा, तो यहां पर हमारे पास वेग की वैल्यू आ गई है कि कण का वेग क्या होगा। तो इसको आप नोट कर लो, ये है हमारी समीकरण नंबर 1, ये आंसर नहीं है, समीकरण नंबर 1 है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम निकालेंगे आवेशित कण का आवर्तकाल, यानी कितने समय में वो
कण है वो पूरे वृत्त का चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा। तो कण का आवर्तकाल निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेग चाहिएगा। वेग ऐसे तो हम निकाल चुके हैं, बट वेग हम निकालेंगे दूसरे फॉर्मूले से। वेग बराबर क्या होता है, वेग इक्वल टू दूरी बटा समय। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा दूरी बटा समय। अब दूरी ये क्या है, वेग की दूरी, यानी कण कितनी दूरी तय करेगा, कण किसकी दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि की दूरी तय करेगा। यही कण का पथ है और यही कण की दूरी है। तो यहाँ पर इसका सेंटर क्या है, आर। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, और वृत्त की त्रिज्या आर है तो आर, और समय टी, और ये आवर्तकाल ही हमको ज्ञात करना है। तो अब यहां से इस टी को मैं इधर भेज देता हूँ, टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। यहां से आ गया, ओके। इस टी को उधर भेज दिया, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस v की जगह हम वो वाले v की वैल्यू रखेंगे। तो यहां से लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से t इक्वल्स टू 2 पाई r, और वहां पर हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, क्यू बी आर अपॉन एम। यही थी वैल्यू, चेक कर देता हूं मैं भी। यहाँ पर वैल्यू आई थी हमारे पास क्यू बी आर अपॉन एम, ओके सही है। तो यहाँ से हम कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, ओके। अब ये एम चला जाएगा इसके ऊपर, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई आर अपॉन क्यू बी। तो ये है हमारा आवर्त काल के कण कितने समय में एक चक्कर पूरा करेगा। अब हम निकालेंगे हमारी आवृत्ति। तो ये आवर्तकाल आप नोट कर लो, उसके बाद हम कण की आवृत्ति निकालें। हाँ, तो अब हम निकालेंगे आवेशित कण की आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है जानते ही होंगे आप, छोटी क्लास पढ़े हुए 9-10 में आपको बताया होगा, आवृत्ति इक्वल्स टू 1 अपॉन आवर्तकाल, तो 1/t। उसको समीकरण 3 नाम दे देना, जहां हमने आवर्तकाल निकाला था, मैं भूल गया आपको समीकरण नाम देना, उसको समीकरण 3 नाम देना। तो n इक्वल्स टू यहाँ से हम वहां से हमारी वैल्यू निकलेगी, क्या आया था उसका आवृत्ति का, मैं भूल गया। हाँ, तो आई थी हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई m, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये t की वैल्यू हमने रख दी, इसको समीकरण 4 नाम दे देना। तो यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इस 4 इक्वेशन में t की वैल्यू हमने समीकरण 3 से लिख दी, उसको आवर्तकाल की समीकरण को 3 नाम दे देना। तो अब यहां से ये ऊपर चला जाएगा, तो n इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ओके। तो हमारी आवृत्ति आ गई, हमारी डेरिवेशन होती है कंप्लीट। आवर्तकाल क्या आया था, आवर्तकाल हमारा आया था t इक्वल्स टू, आवर्तकाल हमारा आया था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ओके। ये हमारा आवर्तकाल था। अब आवर्तकाल और आवृत्ति में आपको वेग कहीं नहीं दिख रहा होगा, यहां पर भी वेग नहीं है, v यहां पर भी वेग नहीं है। तो इससे हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि कण का आवर्तकाल और आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहां पर आप निष्कर्ष एक लिख सकते हो, निष्कर्ष यदि आप लिखना चाहो तो, कि आवेशित कण का आवर्तकाल तथा आवृत्ति कण के वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, ओके। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो उस पर मैंने अच्छे से एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो उसके भी डाउट्स क्लियर हो गए। तो ऐसे आप सब आपके कमेंट करो, तो आपके कमेंट्स के ऊपर मैं जरूर ध्यान दूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो ये नोट कर लेना, आज की क्लास खत्म होती है।